सीमा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पति के जाने के बाद सीमा अकेले ही अपने पूरे परिवार को चलाया करती थी। सीमा रोटी बनाने का काम किया करती थी। दूर दूर से सीमा के पास रोटी बनाने का ऑर्डर आया करता था। उसके आसपास की बहुत सी औरतें भी अपना घर चलाने के लिए रोटी बनाने का ही काम किया करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी बनाने का ऑर्डर सीमा के ही पास आया करता था। ऐसे ही एक दिन सीमा के घर उसकी पक्की सहेली मीना आती है। दोनों आपस में खूब सारी बातें करती हैं। तभी सीमा की सास विमला सीमा और मीना के लिए चाय नाश्ता लाती है। ये देख मीना बोलती है, अरे वाह सीमा, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। तेरे लिए और मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही है। अभी इनकी जगह ना मेरी सास होती, वो उल्टा मुझे दो चार सुनाने लग जाती और मेरी तो बेइज्जती कर देती। सच में तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली। हाँ, किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसी सास मिली। अरे सच बताऊं तो सास नहीं बल्कि माँ है। मेरी हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर ये आज मुझे सपोर्ट नहीं करी होती ना तो शायद मैं रोटी बनाने का ऑर्डर भी ठीक से पूरा नहीं कर पाती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, शाम को मार्केट चलते हैं। मुझे ना एक नया बेलन लेना है, तो तू भी ले लेना अपने लिए। नहीं, मुझे नहीं लेना। मेरे पास जो बेलन है मैं इसी से काम चला लूंगी, क्योंकि ये मेरा लकी बेलन है। बहुत समय से मैं इसी से काम कर रही हूँ और वैसे भी इसमें मेरा हाथ सेट हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ इससे मैं। एक काम कर, तू मेरे साथ मार्केट चल ले। तुझे बेलन लेना है तो तू ले लो, मुझे थोड़ी सब्जी लेना है। इतना बोलकर सीमा और मीना दोनों मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि सीमा को रोकते हुए उनसे बोलता है, अरे सीमा बहन, अभी हम तुम्हारे घर ही जा रहे थे। वो दरअसल बात ये है कि कल ना हमारे होटल में 500 रोटियों की जरूरत है। अगर तुम हमारा ऑर्डर कल पूरा कर दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। हर कोई तुम्हारे हाथ की बनी रोटी ही मांगता है। लेकिन भाई साहब, कल तो मैंने किसी और का ऑर्डर ले रखा है। मेरे पास समय नहीं, आप किसी और से करवा लीजिएगा। अरे भाई साहब, मैं भी रोटियां बनाने का काम करती हूँ। अब मुझे ऑर्डर दे दो ना, अच्छी रोटियां बनाती हूँ मैं भी। माफ करना बहन जी, हम सीमा बहन जी से ही रोटियां बनवाएंगे। दरअसल हर कोई इनके हाथ की बनी रोटियां ही मांगता है। सीमा बहन, भगवान के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए कल 500 रोटियां तैयार कर दूंगी। हर कोई सीमा को ही ऑर्डर देता। ये सब देखकर मीना को मन ही मन सीमा से जलन होने लगती है, लेकिन अब वो कर भी कह सकती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो आदमी मीना के घर जाता है और बोलता है, अरे बहन जी, आप रोटी बनाने का काम करती हैं क्या? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ। कोई ऑर्डर है क्या आपके पास? हाँ बहन जी, 1000 रोटियों का ऑर्डर है। और बहन जी सच बताऊं तो हर कोई आपके हाथ की बनी हुई रोटियों की तारीफ करता है। मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां? कहीं ये आदमी गलत जगह तो नहीं आ गया? लेकिन मुझे क्या, मैं इससे ये बात पूछूंगी तो कहीं ये मुझे ऑर्डर देने से मना ही ना कर दे। एक काम करती हूँ, हाँ मैं हाँ मिलाकर ना ऑर्डर ले लेती हूँ इससे। हाँ भाई साहब, वो तो है। आपका ही नाम सीमा है ना? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ और मेरा नाम सीमा नहीं बल्कि मीना है। और मैं ना उससे बेहतर रोटियां बनाती हूँ। आप एक बार मेरे हाथ की रोटियां खाकर तो देखो। अरे आप सीमा नहीं है, माफ करना बहन जी, मैं गलत घर में आ गया। सीमा का घर कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मुझे सीमा को भी ऑर्डर देना है। दरअसल इस गांव में सिर्फ एक सीमा ही है जो अच्छी रोटियां बनाती है। उसके हाथ की बनी रोटियां खाकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। हर कोई कस्टमर यही कहता है कि आपके होटल में सीमा के हाथ की रोटियां होनी चाहिए। ये सुनकर मीना गुस्से से दरवाजा उस आदमी के मुंह पर ही बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। बहुत हो गया, इस सीमा की वजह से ना मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा। कोई भी मुझे ऑर्डर देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे हर कोई सीमा 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 करता रहता है। अगर ये सीमा यहाँ रही ना तो मेरा काम तो कभी ठीक से नहीं चलेगा। कोई मुझे नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि जो भी थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना ठान लेती है कि वो कुछ तो ऐसा करके ही रहेगी जिससे लोग सीमा को ऑर्डर देना बंद कर दे। ऐसे ही एक दिन मीना बिना बताए सीमा के घर जाती है और वो देखती है कि सीमा अपने बेलन की पूजा कर रही थी। ये देखकर मीना को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये सब क्या है। सीमा उस बेलन की पूजा करने के बाद एक मंत्र का उच्चारण करती है, जिससे फटाफट बहुत सारी रोटियां बनना शुरू हो जाती है। ये देखकर मीना समझ जाती है कि जरूर ये बेलन एक जादुई बेलन है। मीना बिना कुछ कहे
वहाँ से घर आ जाती है और उस बेलन को चुराने का योजना बनाते हुए खुद से कहती है, अब पता चला मुझे कि आखिर क्या मांझ है। ये जादुई बेलन की मदद से तरक्की कर रही है महारानी। अच्छा, इसका जब ये जादुई बेलन छिन जाएगा ना, तब पता चलेगा इसे। जब सड़क पर आकर भीख मांगेगी ना, तब अकल आएगी कैसे इसने परेशान किया है मुझे। इसकी असली औकात तो इसे दिखानी पड़ेगी। ये काम तो मुझे आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना ये सीमा इसी तरह से मेरा रास्ता काटती रहेगी। बहुत हो गया, बहुत सहली लोगों की जिल्लत। अब मैं भी बहुत सारी रोटियां बनाऊंगी। ऐसे ही रात के 2 बजे मीना किसी तरह से सीमा के घर में घुस जाती है और उसका जादुई बेलन चुरा कर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब सीमा उठती है तो वो अपना बेलन ढूंढती है रोटियां बनाने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी उसका बेलन नजर नहीं आ रहा था। बहुत बुरी तरह से वो रोने लगती है। तभी उसे एक ख्याल आता है। फ्लैशबैक। दरअसल सीमा को बहुत पहले ये जादुई बेलन एक बूढ़ी औरत ने दिया था। उस बूढ़ी औरत ने सीमा को जादुई बेलन देते हुए उसे कहा था, जादुई बेलन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनाने में ही करना, और हाँ, कभी भी जादुई बेलन की मदद से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। और हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति इस जादुई बेलन को गलत इरादे से चुराने की कोशिश करेगा, उसे इसका डंडा अवश्य मिलेगा। उसका आधा शरीर बेलन का बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, कोई भी इसकी सच्चाई ना जाने, वरना सच्चाई जानने के बाद हर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा। वैसे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो खुद पहले जैसा हो जाएगा। फ्लैशबैक आउट। सीमा भागते हुए अपने आसपास के घरों में जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर किसने उसका जादुई बेलन चुराया। थोड़ी देर बाद सीमा मीना के घर के आसपास जाती है और वो देखती है कि मीना का आधा शरीर बेलन का बन चुका है। मीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीमा से माफी मांगते हुए उससे बोलती है, सीमा, मैंने तुम्हारा जादुई बेलन चुराया था और कहीं ना कहीं ये चोरी करने का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भगवान, मुझे पहले जैसा कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। इस तरह से मीना सीमा से माफी मांगती है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद मीना समझ जाती है कि जलन और ईर्ष्या की भावना रखने से खुद का ही नुकसान होता है। रागिनी और विजय दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों के परिवार वाले खुशी खुशी उनकी शादी करवाना चाहते थे। रागिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। ऐसे ही एक दिन रागिनी की सास पुष्पा अपनी नई बहू के लिए साड़ी लेने के लिए एक दुकान पर जाती है और दुकान वाले से कहती है, अरे भैया, जरा मुझे एक साड़ी दिखा दो। मुझे मेरी होने वाली बहू के लिए खरीदना है। मेरी बहू दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा गोरी है, तो बहू की खूबसूरती के हिसाब से ही साड़ी दिखाना। आपकी दुकान में जो सबसे ज्यादा महंगी और खूबसूरत साड़ी हो वो मुझे दिखा दो। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू के लिए तो मैं लाखों में एक साड़ी निकाल कर दिखाऊंगा। इस तरह से पुष्पा अपनी बहू के लिए खूब सारी साड़ियों की शॉपिंग कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ रागिनी के घर में भी शादी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। रागिनी अपनी माँ से कहती है, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ, आज मेरा फेशियल है तो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। बेटा, शादी का दिन नजदीक आ रहा है और ऐसे में तुझे बार बार आना जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ही लग रहे हैं तो यही सही कि पार्लर वाले को तू घर पे बुला ले, जो भी तुझे करवाना है करवा ले, लेकिन तेरा बाहर आना जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। नजर लगती है ऐसे में दूल्हा दुल्हन को बहुत ज्यादा। माँ, अब आप पता नहीं कौन से ख्यालों में खो रही हैं। आजकल के समय में ऐसी बातें कौन करता है? तुम आजकल के बच्चे हर चीज को मजाक में ले लेते हो, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जो मैं कह रही हूँ उसे बस मान ले। कुछ दिन की मेहमान है तू इस घर में, कम से कम जाते जाते तो अपनी माँ को उदास मत कर। अच्छा ठीक है, लेकिन आज जो मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है पार्लर में वो तो जाके पूरी कराओ। उसके बाद आगे का जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं घर पर करवा लूंगी। अब तो खुश हो ना आप?
तू दिखने में वैसे इतनी ज्यादा सुंदर है, तुझे और क्या जरूरत है सब करवाने की? मुझे अपने आप को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है माँ, और मैं ना शादी में सबसे सुंदर नजर आना चाहती हूँ। इस तरह से रागनी पार्लर की ओर चली जाती है। रागनी अपने फेस पर ना जाने कितने सारे केमिकल ट्रीटमेंट करवाती है और ट्रीटमेंट के दौरान शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रागनी का चेहरा जल जाता है। उसे पास के ही अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। रागनी का थोड़ा सा चेहरा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से झुलस गया था। थोड़ी देर बाद जब रागनी को होश आता है तो वो बहुत रो रही होती है। रोते रोते अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तुझे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस चेहरे के कारण मेरा रिश्ता टूटे। इसीलिए माँ आप मुझसे वादा करो कि आप ये बात मेरे ससुराल वालों को, यहाँ तक कि विजय को भी नहीं बताओगी। तू चिंता मत कर, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बाकी ये जख्म भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता, अब कैसे भी कोई बहाना लगाकर मुझे शादी के बाद ससुराल में जाने देना। बेटी की खुशी के आगे रागनी की माँ को झुकना ही पड़ता है और वो अपने समधन को फोन करके कहती है, देखिए समधन जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? अरे बोलिए बहन जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, अब तो हम रिश्तेदार हैं। दरअसल बात यह है कि रागिनी की शादी के बाद उसकी विदाई कम से कम 1 महीने बाद होगी, क्योंकि रागिनी हमारी इकलौती बेटी है और बहुत मुश्किलों के बाद मेरे जीवन में रागिनी के आने के बाद ना मुझे संतान का सुख मिला था। इसीलिए मैंने उस समय मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं अपने बेटी की विदाई 1 महीने बाद ही करूंगी। तो बस सोच रही हूँ कि कैसे इस मन्नत को पूरा करूँ, कहीं आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे। अरे बहन जी, कितना सोचती हैं आप। शादी हो गई ना, उसके बाद हम रागिनी को कभी भी ले जाएंगे अपने घर, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब आपका मन्नत पूरा हो जाएगा तब अपनी बेटी को विदा कर देना। और हाँ, शादी तो उसी दिन होगी जिस दिन मुहूर्त निकला हुआ है। आप उसकी चिंता मत करो, शादी तो उसी दिन होगी। रागिनी को नजर बहुत जल्दी लगती है ना, इसीलिए मैंने उसके लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी है। शादी के दौरान उसका चेहरा घूंघट से ढका रहेगा, तो मैं नहीं चाहती कि शादी के दौरान कोई वाद विवाद हो, इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए ना पहले ही। इस तरह से पुष्पा भी रागिनी की माँ की बात मान जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। धीरे धीरे रागिनी और विजय की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। बड़े ही धूमधाम से पूरी शादी में रागिनी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और इसी तरह से रागिनी और विजय की शादी हो जाती है। शादी के बाद रागिनी की विदाई नहीं होती। रागिनी कुछ समय तक अपने मायके में ही रहती है। जब उसका जख्म थोड़ा सा कम हो जाता है तब वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन चेहरे पर जलने का दाग तो अभी भी था। रागिनी उस दाग को मेकअप से ढक लिया करती थी। ऐसे ही अपने ससुराल जाती है, जहाँ सभी लोग उसका बड़े ही जोर शोर से स्वागत करते हैं। आखिर इतने दिनों के बाद हमारे घर में हमारी लक्ष्मी आ ही गई। आज हम अपनी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। जरा दूध लेकर आओ। आज दूध से मैं अपनी लक्ष्मी को नहलाकर उसका साज श्रृंगार करूंगी। ये सुनकर रागिनी घबरा जाती है, क्योंकि उसने अपना जला हुआ चेहरा मेकअप से ढका हुआ था और अगर किसी को ये बात पता चल जाती कि रागिनी का चेहरा जला हुआ है और उसे सबसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो शायद सभी लोग उसे घर से निकाल देते। बेचारी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे अपने कमरे में जाकर आराम करना है। मुझे इस रीति रिवाज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आप लोग मुझे परेशान मत करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रागिनी का ऐसा रवैया देखकर विजय और उसकी माँ दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर रागिनी को क्या हो गया है, क्योंकि आज से पहले रागिनी ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रागिनी अकेले खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लोगों से बातचीत करना भी बंद कर देती है। ये सब देखकर पुष्पा और विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिस कारण रागिनी खुद को सबसे दूर रखने लग गई है। ऐसे ही एक दिन रागिनी कमरे में बैठकर खुद को आईने के सामने निहारते हुए कहती है,
इसी खूबसूरत चेहरे को देखकर सब लोग मुझसे प्यार करते थे, और जब लोगों को पता चलेगा कि ये खूबसूरत चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, तो लोगों का प्यार भी मेरे लिए बदल जाएगा। क्यों जीवन में खूबसूरती ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। अगर सुंदरता की पहचान गोरे रंग से है और चेहरे से है, तो मैं अब सुंदर नहीं हूँ, बहुत बदसूरत हो चुकी हूँ। अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा जीवन जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि जब मैं खुद को स्वीकार नहीं कर पा रही, तो लोगों से क्या ही उम्मीद करूंगी। रागिनी की सारी बात पुष्पा और विजय सुन लेते हैं। वो दोनों उसके पास आते हैं। रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस समय रागिनी अपने असली चेहरे के साथ थी। तभी पुष्पा रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी माना है। और सच बताऊं, ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आज तेरे साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। चेहरा जल जाने से किसी की खूबसूरती कम नहीं हो जाती। तेरा मन और दिल अभी भी वही है। तू हमारे लिए अभी भी वही रागिनी है। इस तरह से पुष्पा रागिनी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद रागिनी अब अपने उसी चेहरे के साथ हंसी खुशी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ती है। नमिता की एक आदत थी कि वो बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह नमिता की सास मंजू को बहुत जोर की भूख लगती है और वो किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। जब नमिता की आंख खुलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, ये आपको पता नहीं है क्या कि जब तक मैं पूजा ना कर लूं, तब तक घर में कोई कुछ नहीं खाता पीता। आपने तो अशुद्ध कर दिया घर को। अब मैं पूजा कैसे करूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तेरे इस पूजा पाठ करने के चक्कर में मैं भूखी रहूंगी क्या? अगर तुझे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो सुबह 4 बजे उठाकर और घर का काम कर लिया कर, और जल्दी से हम सभी के लिए नाश्ता बना दिया कर। अरे तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। अरे भाई, सुबह के 7 बज चुके हैं। तुझे सुबह सुबह लगी है क्या? और तेरा पूजा पाठ करना जरूरी है या फिर किसी का भूखा रहना? पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं घर में। मेरी शादी हुई है जहाँ पूजा पाठ भगवान को इतनी ज्यादा मान्यता ही नहीं देते। कैसे लोग हैं ये? हर चीज को मजाक में लगा रखा है इन्होंने। देख, तुझे पूजा पाठ करना है और इन चीजों में विश्वास रखती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने कभी तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू हर किसी के ऊपर पाबंदी लगाए कि तुम्हें अब नहीं खाना है, तब नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे खाना है, तुम्हें वैसे खाना है। अरे हो तो एक ही घर के सदस्य, मैं किसी बाहर वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ क्या? अब हम घर में एक साथ रह रहे हैं तो हम सबको जो नियम कायदे हैं वो एक साथ निभाने तो पड़ेंगे ना। मैं कोई नियम कायदे नहीं निभा रही। तुझे जो करना है तू वो कर, और मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूंगी। इस तरह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ मंजू का बेटा आशीष आता है और कहता है, क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों का रामायण शुरू हो गया क्या? तो अपनी बीबी को समझाता क्यों नहीं? अरे इस पाखंड के चक्कर में ये लोगों को भूखा रखेगी क्या? अगर इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो बोल दे इसे समय से उठे। अरे नमिता, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर मैंने थोड़ा सा बिना पूजा पाठ के खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। अरे तुम्हें तो पता है ऐसे भगवान नाराज रहते। बचपन से पूजा पाठ करते आ रही हूँ मैं, और मैंने कभी भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में काम नहीं किया। और माँ जी ने घर को अशुद्ध करके रख दिया है। पूरा गंगा जल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा अब मुझे। अरे आप दोनों की चिक चिक से ना मैं थक गया हूँ। ऑफिस से जब घर जाओ तो तुम्हारी लड़ाई शुरू, सुबह उठो तो तुम्हारी लड़ाई शुरू। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। ऑफिस में भी 1000 लफड़े होते रहते हैं, उसके बाद घर आओ तो तुम दोनों के अलग लफड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला था। उसे कुछ दिनों पहले ही नमिता नवरात्रों की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब नवरात्रों के दिनों में नमिता बहुत ही सादा खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है? खाने में ना नमक समझ में आ रहा है, ना मिर्च का पता चल रहा है, ना कोई टेस्ट का। क्या खाना बनाया है तूने? नवरात्र के दिनों में ऐसा ही खाना मिलेगा खाने के लिए। एक बात और, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी भूल चूक मत करना इस बार। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवरात्र खराब हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक आप ही करते हैं। एक काम कर, ये खाना तू ही ले जा, मुझे तो खाना नहीं है, पेट भर गया ऐसे। नमिता की सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है।
और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी करने के दौरान वहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार का खाना मंगवाते हैं, जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। थोड़ी देर बाद नमिता की सास घर आती है। तभी नमिता अपनी सास से कहती है, हाथ में धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज ना मैं पार्टी में गई थी अपने दोस्तों के साथ। आज हमने जमकर खाना खाया है, टेस्टी टेस्टी। किटी पार्टी थी आज हमारी। क्या कहा आपने? किटी पार्टी, वो भी नवरात्रों में? माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? अरे कुछ दिनों की बात है, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो तू किसी के खाने पे रोक टोक लगाएगी? अरे तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर, समझ आई बात? अरे माँ जी, हद होती है किसी चीज की, शर्म कर लो। अब आप इस बुढ़ापे में आपको किटी पार्टी की लगी हुई है। इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, और आप हैं कि आपका रंगीन मिजाज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। मैं ना तेरी तरह ये पाखंडपन का दिखावा नहीं करती हूँ। अगर पूजा पाठ करना है ना तो वो चीज अपने अंदर रख और अपने तक ही रख। दूसरों के ऊपर ये टोक टाक करके ना पूजा पाठ को बढ़ावा मत दे। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरे जैसे जो पाखंडी होते हैं ना उनके खिलाफ हूँ। आने दो आशीष को, आज ना फैसला हो ही जाएगा। अगर इस घर में चाहते हो आप कि मैं रहूं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते आप कि मैं रहूं तो आशीष और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों सास बहू गुस्से में अपना अपना मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद आशीष ऑफिस से घर आता है। आशीष बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो थका हुआ था। अपना बैग साइड में रख कर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता और उसकी सास दोनों वहां आती है और दोनों अपनी अपनी शिकायतें करते हुए आशीष से कहती है, आशीष, आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुमको अपनी माँ के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं इनके साथ अब और ज्यादा समय नहीं रह सकती। ये ना मेरा बेटा है, 9 महीने इसे मैंने अपने पेट में रखा है, तो जाहिर सी बात है ना ये मेरा ही साथ देगा। और बेटा इसे समझा दे, असली भक्ति दिखावा करने में नहीं होता है, बल्कि मन में रखने का होता है। अगर पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो दुनिया को मत दिखा बड़ी आई पंडिताइन बनने वाली। अरे मैं हूँ पंडिताइन, लेकिन आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। इस उम्र में किटी पार्टी करती है आप। इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आप हैं कि रंगरलियां मना रही हैं। उन दोनों की किचकिच सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे शर्म कर लो आप दोनों। अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ घर पर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। दोनों में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इससे ना मेरी माँ को फर्क पड़ता है ना मेरी पत्नी को। वो दोनों अपने अपनी दुनिया में इतनी मस्त हैं कि मेरी परेशानी जानने की कोशिश किसी ने की ही नहीं कभी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अब किसी से कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर परिवार कैसे चलता है ये ना तुम्हें पता है ना माँ को पता है। और दूसरी बात, तुम्हें अगर पूजा करना है, तुम्हें अगर भगवान को खुश करना है तो तुम वो चीज अपने तक ही रखो, और अगर माँ को जो चीज करनी है वो अपने तक रखे। अपनी अपनी चीजों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं भी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर तो नहीं थोपी ना। हाँ, माँ पर थोपी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा इन चीजों से। लेकिन आप दोनों को फैसला करना है ना कि कौन किसके साथ रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, मुझे अब आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं अकेला कम से कम शांति से तो रह सकूंगा। माफ कर दे बेटा, शायद तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों अपनी मस्ती में, अपनी परेशानी में इतने मस्त थे कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। हाँ, किसी और से अपनी तकलीफें बहुत आसानी से जाहिर कर देती हैं, लेकिन हम मर्द तिल तिल मरते रहते हैं अंदर ही अंदर। आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर जॉब चली गई तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आप दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई, और आगे से हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी जॉब की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब चली गई। इस तरह से दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाते हैं और आशीष को भी नई जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ते हैं।